मोदी सिर्फ कहते हैं ना, लेकिन करते नहीं है, कुछ भी नहीं करते। अगर स्कूल बनता, वही कोई विद्यालय बनता तो वैज्ञानिक बढ़ते। मगर रोजगार कहाँ से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा। आगे बढ़ने के रास्ते वो स्कूल से खुलेंगे। बचपन से मेरा सपना था कि बाहर की किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाकर अच्छे से पढ़ाई करूं और ये देखूं कि आखिर क्वालिटी एजुकेशन होती क्या है। क्योंकि स्कूल्स में, घर पे और मेरे आसपास हर जगह बातें तो यही हो रही थी कि अगर बच्चा इंडिया से बाहर गया है पढ़ने तो इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। इस भ्रम में जीते जीते बहुत साल निकल गए और फिर एक दिन ये भ्रम टूटा और आंखों के सामने से एक बहुत बड़ा पर्दा हट गया जब मुझे पता चला कि जिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ने की हम बातें करते हैं, उन्हीं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की शुरुआत हमारे देश से ही हुई थी। हमारे देश ने ही दुनिया को सबसे पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां एजुकेशन प्रोवाइड करने का तरीका, क्वालिटी और नॉलेज कुछ इस कदर थी कि आज तक इस पूरी दुनिया में कोई भी कभी भी इसे रेप्लिकेट कर ही नहीं पाया। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस यूनिवर्सिटी के नाम पर हमारे देश में सिर्फ खंडहर रह गए और हमारे देश के लोगों को ये आज तक पता भी नहीं है कि नालंदा यूनिवर्सिटी नाम का ओशन ऑफ नॉलेज आखिर था क्या और कहां चला गया। जिस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए एक चाइनीज ट्रैवलर वेन सांग 16,000 किलोमीटर पार करके इस ज्ञान के खजाने को लेने इंडिया आ गए, जहां दुनिया भर से बच्चे इस यूनिवर्सिटी में बस एक बार पढ़ने के लिए आना चाहते थे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंडियन कल्चर और बुद्धिज्म का ही नहीं बल्कि एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च का भी एपी सेंटर थी। ये सच में वो दौर था जहां बच्चों को एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती थी और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड के पास भी इतनी नॉलेज होती थी कि वो पढ़ने के लिए आए हुए बच्चों के टेस्ट लिया करते थे। एक दौर आज भी है जहां टॉपर्स को ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि उन्हें सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाया जा रहे हैं। प्रोडिकल साइंस वो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। कहीं पे पीएचडी होल्डर्स भी पियोन की जॉब के लिए तरस रहे हैं तो कहीं कोई भी जॉब ना मिल पाने की वजह से लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। कभी सोचा है कि हम वहां से यहां तक आए कैसे, जहां आज माँ बाप के पूरी जिंदगी की कमाई फीस के नाम पे झोंक देने के बाद भी हम एप्रोप्रिएट एजुकेशन नहीं ले पा रहे क्योंकि हमारे दिमाग से हमारी खुद की रूट्स, खुद की डिस्कवरीज, एजुकेशन और एजुकेशन देने का तरीका सब मिटा दिया गया। बस छोड़ दिया गया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, द सिस्टम दैट टेम लीडर्स एंड बिल्ड स्लेव्स। आज अगर हम गूगल करें और देखें कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, तो आपको पता चलेगा कि नॉट इवन वन ऑफ देम इज फ्रॉम इंडिया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई आपके घर में आकर आपकी सारी दौलत लेकर आपको कंगाल करके आप ही को नौकरी पे रखकर आप ही के पैसों से आप ही को सैलरी दे रहा हो। जो गेम हमने शुरू किया, आज उसी गेम में हम बहुत पीछे हो गए। इस चैनल पे हम हर बार कुछ नया सीखते हैं, कभी बिजनेस केस स्टडीज तो कभी साइबर क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, फ्रॉम इल्यूमिनाटी टू व्हाट्सएप्स मनी मेकिंग फॉर्मूला। हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए हर बार कुछ नया और काफी वैल्यूएबल लेकर आए। पर आज इस वीडियो में हम कोई फ्यूचर प्लानिंग या एनालिसिस नहीं करेंगे। इन दिस वीडियो विल बी लुकिंग बैक और अपनी जड़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम भी पहली बार सुना हो और ये सच में बहुत दिल दुखाने वाली बात है क्योंकि ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम हम सबकी जुबान पे रटा हुआ है, पर हमारे ही देश की वो यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड से भी 500 साल पहले स्थापित कर दी गई थी, उसके बारे में हम अच्छे से जानते भी नहीं है। लेट्स अनकवर द हिस्ट्री ऑफ द मैजिकल नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा एक संस्कृत शब्द जो 3 शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, ना, अलम, दा, जिसका मतलब है गिवर ऑफ नॉलेज। ये बिहार की राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको गुप्ता एम्पायर के दौरान बनाया गया था। ये यूनिवर्सिटी इंडिया के लिए तो ज्ञान का भंडार थी, पर उसके साथ साथ ये ग्लोबल इनसिक्योरिटी का कारण भी बन गई थी। पर क्यों, आइए जानते हैं। दुनिया में पहली बार कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना था जिसमें पढ़ने के लिए चाइना, तिब्बत, पर्सिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ईरान, मंगोलिया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बच्चे इंडिया आते थे, सिर्फ यहाँ एक बार पढ़ पाने के लिए। इन्हीं सब के साथ साथ अरब से भी कई बच्चे नालंदा में पढ़ने आए। इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, हमारा ही ज्ञान समेट कर ले गए और उसे यूरोप तक पहुंचाया और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आज ये दुनिया हमारा ही ज्ञान नए शब्दों में हमें ही सिखा रही है।
नालंदा इस दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी दी जाती थी, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ आज हम लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि इंडिया में हमें बिजनेस स्टडीज वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी खुद बिजनेस नहीं किया, और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हम टीचर्स की किसी न किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने की एलिजिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं, वहीं पे नालंदा में सिखाने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले शिष्य दोनों ही महान थे। जैसे कि आर्यभट्टा, जिन्होंने पूरी दुनिया को 0 दिया, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे, और बाद में अपने ही मेरिट्स पे वो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने। चरक, सुश्रुत और नागार्जुन जैसे बड़े बड़े नाम ये भी नालंदा के प्रोफेसर्स रहे हैं। जस्ट इमेजिन अ यूनिवर्सिटी दैट हैड लेजेंड्स टू टीच यू इन अ लेजेंडरी मैनर। हम इस कहानी में और भी आगे बढ़े उससे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू फॉर अ क्विक फेवर। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है एंड यू वांट टू लर्न मोर सच थिंग्स, अगर आप हमारे इस चैनल से कुछ नया सीख पा रहे हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। इस चैनल में मनी, वेल्थ क्रिएशन, पर्सपेक्टिव और बहुत सी अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, बट डू शेयर योर फीडबैक विद अस, क्योंकि इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट करने में, एडिटिंग में वाकई में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी खुशी होती है आपके सपोर्ट को देख के, कितना अच्छा लगता है। तो इस चैनल पे इस तरह के इन्फॉर्मेशनल, एंटरटेनिंग और आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में रेगुलरली वीडियोज आती रहेंगी। एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर न्यू वीडियो विल गेट अपलोडेड ऑन दिस चैनल। सेटिंग्स में भी एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर ऑल योर नोटिफिकेशंस आर टर्न्ड ऑन, एंड मेक श्योर कि आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर भी जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो। जिन सजेशंस पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे अगली वीडियो हम उन पे ही बनाएंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वर्ल्ड ऑफ नालंदा। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स भी अपने टाइम से काफी ज्यादा एडवांस थे। जो हम आज पढ़ने का सोचते हैं ना, वो तब प्रॉपर्ली सिखाया जा रहा था। थियोलॉजी, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलोसॉफी एंड व्हाट नॉट। उस समय पे नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा बच्चे और 2,000 से ज्यादा टीचर्स होते थे। इसका कैंपस बहुत ही विशाल था। इसमें कई मोनेस्ट्रीज, लाइब्रेरीज और ऑडिटोरियम्स भी थे। कहा जाता है कि इसके शिखर पर हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स रहते थे, जो कि 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ था, जिसमें 108 ब्लॉक्स और 11,000 से भी ज्यादा कमरे थे, जिसमें से आज सिर्फ 11 ब्लॉक्स ही खोजे गए हैं। ये कैंपस इतना बड़ा था ना कि आज उसमें उत्खनन के बाद भी 14 हेक्टेयर में फैले हुए उसके सिर्फ रिमेन्स मिले हैं, विच इज जस्ट 10% ऑफ द टोटल यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमार गुप्त ने बनवाया था। 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में नालंदा वॉज एट इट्स पीक ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। गुप्त से लेकर पाल डायनेस्टी, हर एक साम्राज्य का नालंदा को इतना स्पेशल बनाने में पूरा योगदान था। कुछ शासक तो एजुकेशन को लेकर इतने कॉन्शियस थे कि थैंक्स टू देम कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा और इतनी मैनेजमेंट के बाद भी किसी भी स्टूडेंट को नालंदा में फीस के लिए 1 रुपए देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मन में सवाल तो आ रहा होगा ना कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ सब कुछ फ्री था, तो ये रन कैसे होती थी? आखिर खाने के लिए तो पैसे चाहिए ही होंगे, फिर वो कहाँ से आते थे? ये इसलिए था क्योंकि नालंदा एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी थी और इसके आसपास के 100 गांवों के टैक्सेस से आया हुआ सारा पैसा नालंदा को दिया जाता था, क्योंकि शासकों का मानना था तत्कर्म यन्न बंधायसा विद्या या विमुक्तये, विच मीन्स कर्म वही है जो बंधन में ना बंधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। यहाँ बच्चों का रहना, खाना, पीना सब बिल्कुल फ्री था। उनका काम था तो सिर्फ अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। फिर 8वीं सदी में नालंदा को पहली बार ग्लोबल एक्सपोजर मिला, जब वेन सांग नाम के एक चाइनीज यात्री भारत आए। वो भारत आए इसलिए थे ताकि वो बुद्धिज्म और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। इंडिया में 4 साल रहकर उन्होंने कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख, मथुरा, जलंधर में जाके बुद्धिज्म को अच्छे से समझा और फिर वो बुद्धा के जन्म स्थान लुम्बिनी से लेके बुद्धा के जीवन से जुड़े हर स्थान जैसे कुशीनगर, सारनाथ और बोध गया भी गए, जहाँ पे बुद्ध भगवान को बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसी के बाद वो नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ के गार्ड्स को भी उनसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। वहाँ एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को एक हार्ड इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें संस्कृत और बुद्धिज्म की अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने यहाँ आकर ये भी देखा कि नालंदा के ज्ञान का समंदर जितना गहरा उन्हें लगता था ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा गहरा है। यहाँ ज्ञान का मेन सोर्स था यहाँ की 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, जिनका नाम रत्नासागर, रत्नादाढ़ी और रत्न रंजक था।
90 लाख से ज्यादा किताबें और महाग्रंथ इन लाइब्रेरीज में मौजूद थे। ये किताबें 108 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स को कवर करती थी। यहाँ स्टूडेंट्स को अलग अलग भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसी भाषाएं, जिनमें संस्कृत और पाली मेन लैंग्वेजेस थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर वास्तुशास्त्र का भी अध्ययन होता था, जैसे कि घर की कंस्ट्रक्शन में सही डायरेक्शन और एस्टैब्लिशमेंट का ध्यान रखा जा सके। अगर बात करें मेडिकल और आयुर्वेदा की, तो नालंदा विश्वविद्यालय में यूनानी और आयुर्वेदा का भी अध्ययन होता था, जिससे कि मेडिकल साइंस में स्टूडेंट्स को विशेष ज्ञान मिल सके। यहाँ पे दर्शन शास्त्र, तर्क, चिकित्सा, ज्योतिष जैसे और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स शामिल थे। ये थी हमारी भारतीय ज्ञान की धरोहर। पर फिर एक दिन इसे जला दिया गया। यहाँ के मॉन्क्स के सिर धड़ से अलग कर दिए गए, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को बेरहमी से मारा गया और हमारी नालंदा को सिर्फ एक खंडर बनाकर छोड़ दिया गया। इसकी शुरुआत हुई चोरी से, जब वेन सांग इंडिया से वापस गए और साथ में 657 बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, 150 बुद्धिस्ट रेलिक्स को 520 बक्सों में बंद करके चाइना ले गए। इंडिया से चाइना तक का सफर उनके लिए आसान नहीं रहा, जिसकी वजह से रास्ते में वो सिंधु नदी में डूबते डूबते बचे भी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सारी किताबें अपने साथ ले जाने में सक्सेसफुल हो गए। जैसे कि मार्शल आर्ट्स, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती थी, जो वहाँ जाके निंजा और कुंफू कराटे बन गई। वास्तुकला, जो अब वहाँ पे फेंग शुई के नाम से जानी जाती है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेके धनुष बाण चलाने तक, एक्यूप्रेशर और हीलिंग का ज्ञान भी वेन सांग हमारे देश से ही किताबों के रूप में ले गए, और आज वही चाइना में अलग अलग तरीकों से सिखाई जाती है। इसके बाद नालंदा पूरी दुनिया की नज़रों में आ चुका था, तो इसे ख़त्म करने के लिए दुनिया भर से अलग अलग रूलर्स ने यहाँ बार बार अटैक्स किए, और फिर 1193 में सबसे खतरनाक आक्रमण हुआ नालंदा पर, इसने उसे खाक करके रख दिया। बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जो कि अफगानिस्तान के खिलजी काबीले से था, ये 12th सेंचुरी में हिंदुस्तान में राज करने वाले खिलजी डायनेस्टी का एक सेनापति था। उसे दिल्ली सल्तनत में एक विशेष पोस्ट हासिल करनी थी, इसलिए उसने बैटल फील्ड्स में लड़ाइयाँ कर करके बिहार और बंगाल के कुछ एरियाज में कब्जा कर लिया। ऐसा करते करते एक बार वो बहुत बीमार हुआ। बहुत सारे उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तब उसे किसी ने एडवाइस दी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र ही उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन बख्तियार खिलजी को मुसलमान के अलावा किसी हिंदू से इलाज करवाना मंजूर नहीं था, और उसने इस सलाह को इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो मजबूरन राहुल श्रीभद्र जी से ही इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसने राहुल श्रीभद्र जी को चैलेंज किया कि मैं काफिरों की दी हुई कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मुझे बिना दवा खिलाए ठीक करके दिखाओ। राहुल श्रीभद्र जी ने उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसको एश्योरिटी दी कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आचार्य जी ने खिलजी को एक कुरान ला के दी और कहा कि इसके कुछ पन्ने आपको रोज पढ़ने हैं। खिलजी ने उनकी बात मान के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, और उसके ऐसा करते ही कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ये देख के खिलजी शॉक्ड था कि आखिर सिर्फ कुरान पढ़ने भर से मैं ठीक कैसे हो गया। उसने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की। तब आचार्य जी ने उसे बताया कि मैंने कुरान के पन्नों पे दवाई लगा दी थी, क्योंकि आचार्य जी को पता था कि किताब पढ़ते हुए पन्नों को पलटते वक्त खिलजी थूक का इस्तेमाल जरूर करेगा, और ऐसा करते हुए दवाई उसके अंदर चली जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। ये सुन के खिलजी बौखला गया। उसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी हुई कि दूसरे धर्म और देश के लोगों के पास ऐसी शिक्षा और ऐसा ज्ञान है जो उसके देशवासियों और हकीमों के पास नहीं है। तब उसने सोचा कि अगर इस देश पे राज करना है तो इसकी जड़ को ही काटना पड़ेगा, और यहाँ की जड़ है इसकी शिक्षा। और तभी उसने ये फैसला किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के ज्ञान के सोर्स को पूरी तरह से खत्म कर देगा। उसने अपनी सेना के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पे हमला कर दिया। उसने नालंदा के मॉन्क्स, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स को बेरहमी से मारा और पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। ये अटैक इतना भयानक था कि नालंदा 3 महीने तक लगातार जलती रही। हमारी किताबें, सारी इंफॉर्मेशन, वो खूबसूरत यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सब जलकर राख हो गया। इतनी किताबें जली कि इस धुएं को शांत होने में 6 महीने से भी ज्यादा लग गए। एक बार जरा सोच कर देखो, आज इंडिया पूरी दुनिया में अलग अलग रीजन से जाना जाता है, चाहे चंद्रयान हो या आदित्य L1 हो या फिर कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन हो। ये सब तो तब है जब हमसे हमारी ज्ञान की धरोहर छीन ली गई। अगर आज हमारे पास नालंदा का खजाना होता तो आज हमारा देश कुछ और ही होता। ये डिस्ट्रक्शन इतना बड़ा था ना कि 12वीं सदी के बाद 19वीं सदी तक भारतवासियों को कोई अंदाजा भी नहीं था कि नालंदा नाम की कोई यूनिवर्सिटी भी थी।
ये तो हमें तब पता चला जब ह्वेन सांग की लिखी हुई किताब CU की में नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी डिटेल्स के बारे में पढ़ाया गया। ये किताब आज भी ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में मौजूद है। और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा 19वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी की खुदाई शुरू की गई, जिसमें से अभी सिर्फ 10% लैंड एरिया ही मिल पाया है। ये थी उस ज्ञान के समंदर की झलक जिसकी शुरुआत हमारे ही घर से हुई है, पर हमारे ही लोगों को आज तक भी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज नालंदा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे रीस्टोर करके रिक्रिएट करने पे भी काम शुरू हो चुका है, पर जो नुकसान ज्ञान का, ग्रोथ का, कल्चर का भारत ने देखा है ना, वो रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भारत विश्व गुरु अब फिर से तभी कहला पाएगा जब हमारे भारतवासियों को ये पता होगा कि भारत को विश्व गुरु कहा क्यों जाता था। और इसी बात का ध्यान रखते हुए वो शुभ घड़ी भी आई जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो इतिहास वापस ला के दिया जिसका नामो निशान भी पन्नों से मिटा दिया गया था। 19 जून 2024 यही वो दिन है जब नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को उसका खोया हुआ अस्तित्व वापस ला के दिया, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा भी और जोर शोर से भारत के इस धरोहर की पुनर्स्थापना होने की शुभकामनाएं भी दी। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है उसके निर्माण कार्य में ही भूटान, बांग्लादेश, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इस तरह के 17 देशों ने अपना योगदान दिया है। और इतना ही नहीं, इन कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स हैं वो इनॉग्रेशंस के वक्त मौजूद भी थे ताकि इस भव्य पल को अपनी आंखों से देख पाएं। अगर आप इसके एग्जीक्यूशन प्लान को बारीकी से समझना चाहते हो तो कमेंट करके नालंदा जरूर लिखना, फिर इसकी प्लानिंग पे मैं आपको अलग से एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना के दूंगा। तो आंखें बंद करके किसी ट्रेंड, फैशन या इन्फॉर्मेशन को फॉलो करने से पहले अपने ही घर का इतिहास देखने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो याद से ये वीडियो सबके साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी भारतवासी होने का गर्व महसूस हो। ऑल्सो अब आप नालंदा यूनिवर्सिटी की बिगिनिंग और एंड तो जान चुके हो, पर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी वाले देश में ये नौकरी करने की ट्रेनिंग देने वाला एजुकेशन सिस्टम कौन लेके आया और क्यों लेके आया? हम बद से बदतर कैसे हो गए? और कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आज तक इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू इंप्लीमेंट की जा रही है और क्यों हम इस खोखलेपन को भर नहीं पा रहे? राइट वाली वीडियो देखोगे ना तो जान जाओगे। जय हिंद, जय भारत।